हेलो गाइस, आज एक नई वीडियो बना रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर। राइट, देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने पढ़ लिया। कौन कौन से फैक्टर डिमांड को इफेक्ट करते हैं। पहला उसका प्राइस, दूसरा इनकम ऑफ कंज्यूमर, तीसरा टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चौथा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। क्लियर है। तो ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये सिर्फ प्राइस से रिलेटेड है कि जब प्राइस चेंज होता है तो डिमांड में क्या चेंज होता है उसकी डिग्री को रिकॉर्ड करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ। ऐसे ही एक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है कि इनकम में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज हुआ उसकी डिग्री को इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिकॉर्ड करता है। क्लियर है। ऐसे ही एक क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है, ये हमारे कोर्स में नहीं है। हमारे कोर्स में सिर्फ सुहानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और इसे ईडी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? ईडी से। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होता है उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोला जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन आ गई तो आपको क्या लिखनी है? इट शोज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस ऑफ ओन गुड। प्राइस में चेंज होने से डिमांड में जो चेंज होता है उसकी डिग्री को ये बोला जाता है। क्लियर है। इसे डिनोट किससे किया जाता है? ईडी से। क्लियर है। 90 सामने दे। और ये हमेशा नेगेटिव में होती है। ये नेगेटिव में क्यों होती है? क्योंकि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, इसलिए ईडी हमेशा नेगेटिव में होता है। क्लियर है। अक्षय, अगर मैम पूछे कि ईडी नेगेटिव में क्यों होता है तो आंसर क्या होगा? बिकॉज इट इज इनवर्सली रिलेटेड प्राइस एंड डिमांड। राइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज। क्लियर है। तो पहला फॉर्मूला इसका निकल के आता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी को ही परसेंटेज मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये फर्स्ट मेथड है ईडी को निकालने का। क्लियर है। तो क्या फॉर्मूला होता है सुहान? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये इसका पहला मेथड है और इस मेथड का नाम क्या होता है? परसेंटेज मेथड। क्लियर है। अब इसका जो सेकंड मेथड है उस मेथड को बोला जाता है प्रोपोर्शनेट मेथड। क्लियर है। अब देखिए ये करना क्या है, ये इसी से डिराइव होगा। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है। अब पहले आपको ये सीखना है ये निकलता कैसे है। क्लियर है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकलता है? अक्षय, जैसे पहले आप 100 यूनिट डिमांड कर रहे थे, अब आप जैसे 150 यूनिट डिमांड कर रहे हो तो कितना चेंज हुआ? 100 से 150 पे चले गए तो कितना चेंज हुआ? 50। और आपको परसेंटेज चेंज निकालना है तो परसेंटेज हमेशा पुरानी वैल्यू से होता है। किससे होता है? पुरानी वैल्यू से। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा क्यू ओवर क्यू। अब ये सुहान डेल्टा क्यू क्या है? चेंज। और ये क्यू क्या है? ओल्ड क्वांटिटी, पुरानी वैल्यू। क्लियर है। ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकाल लो। डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू, और ये डेल्टा पी क्या होगा? चेंज इन प्राइस, और पी क्या होगा? पुराना प्राइस इंटू 100। क्लियर है। और अगर आप इसे पुट करोगे, इसको ऊपर पुट करो, इसको नीचे पुट करो, तो क्या मिलेगा आपको?
100 से 100 कट गया तो क्या बचा, तो क्या बचा, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। अभी डेल्टा पी होता क्या है, डेल्टा पी होता है चेंज इन प्राइस, डेल्टा क्यू क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी। पी क्या होता है, ओरिजिनल प्राइस। क्यू क्या होता है, ओरिजिनल क्वांटिटी। क्लियर है। तो ये जो पूरा मेथड है, ये कौन सा मेथड है, प्रोपोर्शनेट मेथड। पहला कौन सा मेथड पढ़ा था हमने, परसेंटेज, उसका फॉर्मूला क्या होता था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका क्या हुआ, एट द एंड क्या हुआ, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा पी इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। ये क्लियर हो गया, एक बार लिख लो जरा इसे। चलो बाद में कॉपी करना, फिर आगे करते हैं थोड़ा सा। तो देखो ईडी का क्या फॉर्मूला बना, डेल्टा क्यू, क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये डिमांड कब होता है ऐसा, एक कॉन्सेप्ट होता है स्लोप, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैसे निकलेगा, स्लोप मतलब ये जो चेंज हुआ, तो आप इसे क्या बोलोगे, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू। क्लियर है। अगर उसे आप यहां पे पुट करते हो, उल्टा है ना ये, तो डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी है ना, तो स्लोप को कैसे पुट कर देंगे, क्लियर है। तो इसका एक ये वाला फॉर्मूला भी बनता है, 1 अपॉन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इंटू पी डिवाइडेड बाय क्यू। क्लियर है। मेन जो ईडी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्लियर है। तो प्रोपोर्शनेट मेथड पढ़ लिया हमने, परसेंटेज मेथड पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ईडी। टाइप्स ऑफ ईडी। देखिए ईडी का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है ना। अब एक बार बताओ, लेट करिए अगर प्राइस 10% चेंज हुआ तो ऊपर डिमांड कितना परसेंट चेंज हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 10 से ज्यादा भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है। क्लियर है। अगर इसका चेंज मोर देन 10 है तो इसकी ईडी का आंसर क्या आएगा, 1 से ज्यादा या कम। अगर ये 10% है, ये उससे ज्यादा है, न्यूमरेटर 10 से ज्यादा है, डिनोमिनेटर 10 है, तो आंसर क्या आएगा, ईडी इज मोर देन 1। ईडी को बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली नहीं, सिर्फ इलास्टिक, पॉजिटिवली ये नहीं होती। दूसरा क्या हो सकता है, 10 भी हो सकता है, हाँ या ना, तो इसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब होता है 1। इसको आप मोर देन यूनिटरी भी बोल सकते हो, इसको यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये 1 के बराबर है। सुवानी अगर ये 9% है और ये 10 है तो बाबू, तो 1 से ज्यादा आएगा कम आएगा, कम आएगा ना भाई। तो इसे बोला जाता है लेस इलास्टिक। क्या होता है, या इन इलास्टिक, या इन इलास्टिक। अभी लिखवा देता हूं मैं आपको प्रॉपर। इसे और भी है, इसे बोला जाता है मोर देन यूनिटरी, इसे बोला जाता है यूनिटरी, इसे बोला जाता है लेस देन यूनिटरी।
दो और भी होती है, दोनों इमेजिनरी है। वैसे जो पहली टाइप होती है वो होता है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। इसमें ED1 से ज्यादा होती है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए ये कब होगा, ऐसा कब होता है जब आपका प्राइस का चेंज डिमांड के चेंज से कम हो, तभी होगा ना। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है सुहानी। तो अगर ऊपर का चेंज नीचे के चेंज से ज्यादा है तभी तो ED1 से ज्यादा आएगी ना। तो अगर पेपर में लिखने को आ जाए तो क्या लिखोगे, आ डिमांड कर्व इज सेड टू बी more than unitary elastic when percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price। क्लियर है? इतना क्लियर? अब अगर इसका डायग्राम बनाने को आ जाए तो डायग्राम कैसे बनाओगे, देखो लेट करो ये पॉइंट, ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये प्राइस है, इसमें डिमांड है। अब आपको दिखाना है मोर देन। देखो प्राइस का गैप इतना हुआ, लेट करो प्राइस इतना छोटा हो गया, इतना, तो डिमांड इससे ज्यादा बढ़ रही है ना। तो डिमांड कर्व कैसा आया, फ्लैटर कर्व आया। फ्लैटर क्यों आया, क्योंकि ये वाला गैप इस वाले गैप से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये कर्व कैसा आता है, फ्लैटर। ये आ गया समझ में? नहीं आया? ये पहला कौन सा है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। मोर देन यूनिटरी इलास्टिक कब होता है, जब डिमांड का गैप इससे ज्यादा। क्यों? हाँ कुछ भी हो सकता है भाई, अगर ये ऊपर जाएगा तो ये कम जाएगी, बात तो एक ही है। ये ले, ये ऊपर जा रहा है तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? ये कौन सा वाला है, मोर देन यूनिटरी। आप इसे इलास्टिक डिमांड भी कहते हो। अगर आपसे कोई ये पूछे व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिक डिमांड, तो आपका आंसर होना चाहिए जब आपका ED1 से ज्यादा होता है तो उसे इलास्टिक डिमांड बोला जाता है। क्लियर है? अब दूसरा देखिए, दूसरे में आप क्या लिखोगे, लेस देन यूनिटरी। या आप इसे इनइलास्टिक डिमांड भी बोल सकते हो। ये कब ऐसा होता है, when percentage change in quantity demanded is less than the percentage change in price। मतलब जब प्राइस ज्यादा रिएक्टिव होता है और डिमांड उतनी रिएक्टिव नहीं होती। और जब आप इसे ड्रॉ करोगे अगर, तो यह कर्व थोड़ा स्टीपर सा आएगा। देखो देखो प्राइस इतना कम हुआ लेकिन डिमांड सिर्फ इतनी बढ़ गई। पिछले वाले में क्या था, ये कम था और ये सुहानी ज्यादा था। तो स्टीपर डिमांड कर्व कौन सी डिमांड कर्व का होता है, लेस देन यूनिटरी का। क्लियर है? अगला देखिए, इसको लाइट ऑन कर दे। तीसरा देखिए, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कब होता है,
जब ईडी 1 के बराबर होती है। तो आप इसे लिख के कैसे लिखोगे? अ डिमांड कर्व इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब दोनों का गैप बराबर होगा। और इसका जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह होता है। मैथ्स में पढ़ा हुआ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप लोगों ने, ऐसा सा होता है ना कर्व कुछ। क्लियर है? याद रखना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का जो कर्व होता है, कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और इसकी ईडी 1 के बराबर होती है। आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्लियर है? ये तीनों क्लियर हो गए। इलास्टिक भी हो गया, इन इलास्टिक भी हो गया और मोर देन इलास्टिक भी हो गया। अब दो और बचे हैं। ये इमेजिनरी होते हैं, रियलिस्टिक नहीं होते। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो होती है जब आपका डिमांड नॉन रिएक्टिव हो। नॉन रिएक्टिव मतलब चेंज ही नहीं हो रहा, बिल्कुल ऐसा है सीधा। प्राइस कुछ भी जा रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसकी ईडी कैसी होगी? क्यों होगी जीरो? क्योंकि सुहानी फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड चेंज, तो डिमांड का चेंज जीरो है। न्यूमरेटर अगर जीरो है, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, तो आंसर क्या आएगा? रियल में ऐसी कोई चीज नहीं होती। इवन नमक भी थोड़ा सस्ता हो जाए तो लोग थोड़ा स्टॉक कर लेंगे। ऐसा नहीं होता कि जीरो चेंज हो। क्लियर है? इसका वो क्या लिखोगे? अ डिमांड कर्व इज सेड टू बी perfectly inelastic demand when quantity demanded do not respond to change in price। और इसकी ईडी कैसी होती है? जीरो होती है। रियलिस्टिक सिचुएशन अक्षय नहीं है ये। क्लियर है? अगली लास्ट आती है परफेक्टली इलास्टिक। देखिए, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कौन सी होती है? जिसमें एक प्राइस पे डिमांड रहती है सिर्फ। अगर प्राइस चेंज होगा तो डिमांड जीरो हो जाएगी एक तरीके की। और इसकी ईडी कैसी होती है? इंफिनिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें प्राइस में चेंज ही नहीं होता। तो अगर डिनोमिनेटर में तायल साहब चेंज ही ना हो, न्यूमरेटर 20% है, नीचे 0% है, तो किसी चीज को जीरो से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा ना। वही चीज है। क्लियर है? इसका प्राइस रिमेन सेम होता है। क्लियर है? ये डायग्राम क्लियर हो गए? पांचों डायग्राम आ सकते हैं किसी के बारे में। आप इसमें लिख सकते हो डिमांड कर्व इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक व्हेन प्राइस रिमेन सेम बट डिमांड चेंजेस। क्लियर है? तो ये हमने पांच टाइप पढ़ लिया और हमने पहला मेथड पढ़ लिया, परसेंटेज मेथड पढ़ लिया दिव्यम। दूसरा प्रोपोर्शनेट भी पढ़ लिया। अब हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है? तो देखिए, ईडी वैसे 5 तरीके की होती है लेकिन रियलिस्टिक में 3 ही होती है, इलास्टिक, इन इलास्टिक और यूनिटरी। इलास्टिक किसे बोलते हैं? ईडी मोर देन 1। इन इलास्टिक किसे बोलते हैं? ईडी लेस देन 1। और यूनिटरी जब 1 होता है। क्लियर है? अब एक्सपेंडिचर मेथड देखिए, किसे बोला जाता है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड।
इसका एक और नाम भी है, टोटल आउटले मेथड। आउटले, अगर पेपर में आएगा कि आपको ये बताना है एक्सपेंडिचर मेथड या आउटले मेथड ईडी निकालने का, तो यही लिखना। देखो इसमें ईडी 3 तरीके की होती है। देखिए पहली है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। मोर देन यूनिटरी का मतलब होता है ईडी इज मोर देन। अब ये इसका नाम क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड है ना, तो इसमें सारी चीजें एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। क्लियर है? तो देखिए एक शेड्यूल बता रहा हूं, देखो ये प्राइस, ये क्वांटिटी डिमांडेड और ये टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है, P इंटू क्यू। लेट करिए प्राइस था 10, ये थी 100, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 1000 ना। लेट करिए ये 8 हुई, कम हो गई, तो इसे बढ़ना चाहिए कम होना चाहिए? प्राइस कम हुआ 1, तो डिमांड बढ़ेगी। लेट करो 150 हो गई, आंसर कितना आ गया? अब एक चीज देखो, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? अपोजिट में जा रहे हैं भाई। अगर ये कम हो रहा है और ये, अगर ये सिचुएशन हो कि प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर अलग अलग डायरेक्शनों में जा रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। व्हेन डिमांड प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर moves in opposite direction। क्लियर है? अब अगला देखिए, लेस देन यूनिटरी। देखिए प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब प्राइस कितना हुआ 8, डिमांड को बढ़ना चाहिए ना। लेट करो डिमांड 110 बढ़ी, बढ़नी चाहिए ना बस। अब बताना दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? इसमें जो गैप था ना बढ़ने का वो ज्यादा था, इसलिए ऐसा हुआ। इसका बढ़ने का गैप कम था। देखो ना, ये कम हुआ तो ये बढ़ना चाहिए ना, बढ़ रहा है। मल्टीप्लाई करके निकाला तो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर कौन सी डायरेक्शन में जा रहे सुहान? तो उसे क्या बोला जाएगा, लेस देन यूनिटरी। व्हेन मूव्स इन सेम डायरेक्शन। क्लियर है? अगला आया यूनिटरी इलास्टिक। देखिए ये 10, 100, 1000, ये 8 हुआ, ये 125 हुआ, आंसर आ गया 1000। क्लियर है? तो इसमें क्या है, व्हेन प्राइस चेंजेस बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन। इसमें क्या होता है, ये दोनों ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में जाने चाहिए, ये सेम डायरेक्शन में जाने चाहिए, और इसमें टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। व्हेन प्राइस चेंजेस बट टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। इस पूरे को क्या बोला जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। मैंने अभी इसके न्यूमेरिकल नहीं कराए, इसमें वो नेक्स्ट में करेंगे। अभी मैंने आपको टाइप बता दी, तीनों मेथड बता दिए। क्लियर है? चलिए मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।